अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाजिया नैयर और हमेशा की तरह मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अमेरिका समेत इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल जो मामलात हैं उनके ऊपर साजिद साहब की बहुत गहरी नज़र होती है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी इनका बहुत ज़बरदस्त तजिया होता है। वेलकम साजिद साहब कि आप टाइम थैंक निकालते हैं और हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच शाज़िया, लुकिंग फॉरवर्ड। साजिद साहब, बहुत सारे मामलात जो हैं स्पेशली जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं वो दुनिया के सामने मौजूद हैं। हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। स्पेशली जो सबसे खास चीज हो रही है वो G7 समिट हो रहा है, जहां पे अमेरिका समेत दीगर ममालिक की जानिब से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए इमदादी पैकेज देने का जो इंडिया है दिया जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि चाइना बहुत सारे ममालिक में और इस खत्ते में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि चाइना का असर रसूख खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये इमदादी पैकेज अनाउंस करने का इंडिया दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो आपके देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि G7 ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले G8 होती थी। रशिया भी इसका हिस्सा होता था, लेकिन अब इसको G7 क्योंकि रशिया को निकाल दिया गया वहाँ से। और जो आपने बिल्कुल सही की है बात, इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा जो चैलेंज नज़र आ रहा है वो चाइना की ग्रोथ है। हालांकि अगर सोचा जाए तो ये खुद इनका क्रिएट किया हुआ ये मास्टर है चाइना। जिस तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब या कई और दूसरे लीडर कहते थे कि चाइना को हम ही ने बनाया, चाइना जी। बना अमेरिकन डॉलर से, क्योंकि चाइना की प्रोडक्टियाँ आती थी, चाइना की फैक्ट्रियाँ हर वक्त वो चीज़ें बनाती थी जो अमेरिका में बिकती थी या यूरोप में या पूरी दुनिया में बिकती थी। अब उन्होंने सी पैक का एक प्रोजेक्ट लेकर आए। उसकी भी एक वजह थी कि चाइना ने पहले स्टडी की कि दुनिया के समंदरों में अमेरिका की सुप्रीमेसी है और उसको काउंटर किस तरह किया जाए। तो उन्होंने वन बेल्ट वन इनिशिएटिव उस चीज़ का लिया, वन वर्ल्ड वन बेल्ट रोड का सी पैक को इंट्रोड्यूस कराया, जिसका टारगेट था तकरीबन 150 से ज़्यादा ममालिक और 100 के करीब ममालिक उसको ज्वाइन भी कर चुके हैं। अब जी। वो जब उसका वो निकलता है, देखते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग अमेरिका उसको लीड कर रहा है, तो उनकी नींदें खराब हो जाती। तो इसके लिए G7 में इस वक्त जो है करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बराक ओबामा की थर्ड टर्म है, अभी तक ड्राइविंग सीट पर वही बैठे हैं और वही आइडियालॉजी वही फिलासफी लेकर आए हैं। लेकिन इस वक्त उनको जो एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उनको बता रही है कि यू नीड टू टेक स्टैंड अगेंस्ट चाइना। हालांकि जो बाइडन है वो स्टैंड ये लेने पर रिलक्टेंट थे। अपनी कैंपेन में हमेशा ये कहते थे कि चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। उनका लड़का जो था उसने 1.5 बिलियन से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी से पैसे बनाए, यूक्रेन से पैसे बनाए। तो वो ज़ाती तौर पे चाइना के ख़िलाफ़ नहीं थे। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनको तोड़ मड़ोड़ के चाइना के सामने खड़ा करना चाहती है और वो किसी तरीके तक किसी हद तक किसी तरीके वो खड़े हैं उनके मुकाबले में। जाके उन्होंने G7 यूरोपियन ममालिक को साथ लेके जो $44 ट्रिलियन का एक पैकेज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो क्वाड थी उसको एक्सपेंड करेंगे। जो लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म के साथ लगेंगे, वहां पे ये $44 ट्रिलियन 2035 तक उन पे खर्च किया जाएगा। ये एक चाइना के खिलाफ एक चाइना के सी पैक के खिलाफ एक पैकेज जो दिया गया है। अब मैं उसको बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर के हालात क्या हैं, किस तरीके पे जा रहा है। जी। चाइना, एक तो चाइना की ग्रोथ सारी 70s के बाद की है। चाइना 50 में इंडिपेंडेंट हुआ, उन्होंने रैपिडली तरक्की की। चाइनीज सिस्टम अभी तक दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में चाइनीज मॉडल जो है उसको टेस्ट नहीं किया गया कि चाइना का मॉडल दुनिया में कामयाब हो सकता है या नहीं। लेकिन दुनिया में वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हमेशा ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, डेमोक्रेसी का प्रचार करते रहे हैं, उनके कामयाब मॉडल दुनिया में मौजूद हैं। हालांकि डिक्लाइन में है लेकिन मौजूद हैं, अंडर टेस्ट हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी इस वक्त टेस्ट हो रही है और फेल हो रही है, मुसलसल फेल हो रही है। अमेरिकन डेमोक्रेसी इज फेलिंग इट्स ओन पीपल। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब एक डेमोक्रेटिक उसका एक रिजल्ट थे जहां पर डेमोक्रेसी फेल हो रही थी। और उसी का रिजल्ट थे एक ऐसा बंदा जिसने इलेक्शन जीता, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो पहले काउंसिलमैन भी नहीं माना था। लोगों ने एक मायूसी के रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप साहब को सामने लेकर आए और देखा कि वो उनको 4 साल जिस तरीके से
CNN ने, और जिस तरीके से मीडिया वार उसके खिलाफ हुई, जिस तरीके से कांग्रेस ने उसको नाकाम किया, तो ये जमहूरियत की नाकामियां हैं। तो ये चैलेंज है इस वक्त। सबसे पहला तो ये चैलेंज है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कि दुनिया को बताएं कि उनका मॉडल अभी तक स्ट्रांग है, उनका मॉडल जमहूरियत अभी तक इन्फोर्स की जा सकती है। अब उनका मॉडल किस तरीके से खतरे में है, एक तो मैंने बता दिया, अमेरिका में खुद डेमोक्रेसी फेल हो रही है। दूसरी इसकी मैं मिसाल दूंगा कि दुनिया में जब ये जमहूरियत का प्रचार करते हैं तो अपनी मर्जी की जमहूरियत को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल इजिप्ट की, वहां अखवानुल मुस्लिमीन जीत के आए तो अमेरिका के लिए नॉन एक्सेप्टेबल, उसके बाद वहां पे कू हुआ और फिर वहां पे डिक्टेटरशिप आई। जहां मर्जी की जमहूरियत होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जहां मर्जी की नहीं होती उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब देखना यह है, और मैं दूसरा उसके रिएक्शन में मैं सबसे बड़े पहले ये बता लूं आपको कि उसके रिएक्शन में चाइना ने क्या कहा है और ये कहां पे खड़े हैं। ये जो $44 ट्रिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया, व्हाइट हाउस से ये पैकेज अनाउंस हुआ, बाइडन साहब उसकी लीड ली। दो कुछ चीजें मैं नई भी बताना चाहूंगा कि जो मेरे लिए अजीब थी। एक तो वहां पे मोदी साहब को इनवाइट किया गया और उन्होंने खिताब भी किया, उस पर 3 खिताब करेंगे, उसके 3 पैकेजेस हैं। B3W उसका नाम दिया गया, बिल्ड बैक द वर्ल्ड, और उसमें तैयब अर्दगान भी थे। और उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो एक नई बात मेरे लिए एक बड़ी है कि बाइडन साहब इज मीटिंग तैयब अर्दगान। और मैं यहाँ पे मुझे और भी खदशा इस चीज़ का कि $44 ट्रिलियन का बेनिफिशरी इंडिया भी होगा, क्योंकि इस वक्त वो अमेरिकन कैम्प में है, वो G7 में है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल में काम कर रही है। दे आर सक्सेसफुल इन, उसमें मैं आगे भी चल के बताऊंगा जो अभी 1-2 सेटबैक पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी को हुए हैं। ये भी एक फ्लेवर है पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी का कि G7 में भी इनवाइट किया गया। पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी अपना जोर नहीं लगा सकी कि कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है, और इंडिया के अंदर मुसलमानों के हालात क्या हैं, इस पे ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल नहीं कर सकी, तभी वो G7 में इनवाइटेड है, तभी दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये G7 की था। जी जी, आपने भारत की बात की। मैं भी एक क्वेश्चन जो है, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में भारत का भी बड़ा एक हाथ रहता है। पाकिस्तान ने जब से अपने फ़िज़ाई अड्डे देने से अमेरिका को मना किया है, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बहुत सर्द मोहरी का शिकार हैं। और मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगी, आपकी राय जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान से ही हमेशा ये डिमांड क्यों की जाती है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अपनी ज़मीन, अपने फ़िज़ाई अड्डे, अपने ज़मीनी अड्डे जो हैं वो फराहम करता रहे। भारत से ये वाली डिमांड क्यों नहीं की जा सकती? हालांकि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत खुशगवार हैं, और भारत तो खुशी खुशी अमेरिका को दोस्त बनाने के लिए लाजमी ये चीज कर सकता है। तो फिर वाई पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान से ही ये डिमांड्स क्यों की जाती है, और हमेशा पाकिस्तान से ही एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है कि वो अमेरिका की हर डिमांड पूरी करेगा? उसका एक सिंपल आंसर तो ये है कि क्योंकि उसकी इंडिया डजंट हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, उसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। लेकिन यहाँ पे मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने 10 पॉइंट्स नोट किए कि वाई पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप इस वक्त सर्दमोरी का शिकार क्यों है जी। और वो बड़ा अच्छा आर्टिकल था। उसमें मैं 10 पॉइंट आप यहाँ पे बताना चाहूँगा। सिंपल पॉइंट्स हैं लेकिन दे आर वर्थ मेंशनिंग। सबसे पहला, इस जनवरी में जब बाइडन साहब ने टेक ओवर किया तो अमेरिका के रिलेशनशिप और ज़्यादा सर्दमोरी में चले गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब के वक्त रिलेशनशिप्स वर मच बेटर। इंडिया वाज ट्राइंग देयर बेस्ट। अरबों खरबों डॉलर रुपए लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया US रिलेशनशिप ठीक हो। यहाँ से अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब को स्पेशली इनवाइट किया गया, सारे ट्रिप का खर्चा उठाया गया, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जहाज़ का फ्यूल का खर्चा भी दिया गया, बुलाया गया, क्योंकि मोदी साहब ही वॉज फैसिनेटेड बाई डोनाल्ड ट्रंप। और उनके खासकर बड़ा अरसा उनके वीज़े पे बैन लगा रहा है अमेरिका आने। उन गुजरात में मुसलमानों पे ज़्यादती की वजह से उनका बैन था अमेरिका में आना, और उनको फोबिया था कि बार बार अमेरिका जाया जाए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बुलाया जाए। एक PR कैंपेन चलाई गई जिस पे पैसे की तरह पानी की तरह पैसा बहाया गया। लेकिन वो 10 पॉइंट बताना चाहूँगा कि वो 10 की पॉइंट्स क्या है जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त रिलेशनशिप्स को होल्ड करके बैठे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जनवरी 20 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें डैनियल पर्ल के कत्ल पे उमर शेख को उन्होंने रिलीफ दी।
यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टोनी बिल्किन ने हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे कुरैशी साहब को कॉल करके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। सबसे पहले उसकी वजह वो थी। दूसरा, अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की वैल्यू सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक है। इससे आगे वो समझते हैं कि शायद हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट जो था कि वो पॉइंट ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को एक एक्सक्लूसिव स्टेटस देती थी कि अफगानिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो उनको अफगानिस्तान में रिलीफ दिलवा सकता है, उनके रिलेशनशिप तालिबान के साथ हैं। वो एक्सक्लूसिव जो स्टेटस था वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही ख़त्म कर दिया। बल्कि यहाँ तक है कि टोनी बिल्किन साहब ने गनी साहब को एक लेटर लिखा, वो लीक हो गया और उस लेटर में उन्होंने वो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव जो स्टेटस था उसको ख़त्म करके दूसरे ममालिक बिलखसूस इंडिया को वहाँ उनको टीम में और उस टेबल पे बिठाने की का जिक्र किया उन्होंने। एक छोटी सी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। जो ताल्लुकात थे तालिबान मज़ाकरात के हवाले से, पाकिस्तान का सबसे कलीदी किरदार था उसमें। पाकिस्तान ने सबसे आगे बढ़कर बहुत मजबूत रोल अदा किया उसमें। उसके बावजूद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को हमेशा पीछे रखता है, इस्तेमाल करता है, और जब उनके अपने फवायद ख़त्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल एक साइड लाइन कर दिया जाता है और भारत के साथ दोबारा से वही ताल्लुकात अपने इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं वही जा रहा था। मेरे जो 10 पॉइंट हैं उनमें एक पॉइंट मैं आगे चल के मेंशन करता हूं कि चौथे पॉइंट पे, ये जो चौथा पॉइंट है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रंप सिंड्रोम है कि वो हर चीज को अनडू करना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की थी। तो पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो जो बाइडन साहब हैं उसको पुश करना चाहते थे पीछे। अब पांचवा पॉइंट ये है कि इस वक्त ओबामा की 3rd टर्म चल रही है। इस वक्त गवर्नमेंट सारे एडवाइजर जो हैं वो वापस आ चुके हैं जो ओबामा पीरियड में थे। और मैं आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि ओबामा पीरियड में पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए थे। पाकिस्तान एक ऐसा एलाई था, एक साइड पे दोस्ती थी, दूसरी साइड पे डंडा था। तो और उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे बाइडन साहब, जब पाकिस्तान के साथ 3 वाकयात हुए। एक तो उसामा बिन लादेन को एबटाबाद से वहां पे हमला हुआ, उसके बाद सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ, पाकिस्तान में रेमंड डेविस का केस हुआ। तो उस पॉइंट पे आके पाकिस्तान, ये वही एडमिनिस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान पे एतमाद नहीं करती। वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हमसे डबल गेम खेलता है, तो ये वही एडमिनिस्ट्रेशन है। सातवां पॉइंट उसमें ये है कि पिछले रिलेशनशिप जो आप बात कर रही हैं, अमेरिका ये समझता है कि हमने जब भी पाकिस्तान के साथ चले हैं हमने हर चीज़ खरीदी है, हमने हर चीज़ डॉलर दिए हैं, और पाकिस्तान के साथ जो भी डील जब भी करने का उनका कोई दिल हो तो डॉलर सामने लाते हैं, तो उस पर पाकिस्तान जो है वो साथ चल पड़ता है। 8वां पॉइंट जो है वो CPEC है और चाइना के साथ रिलेशनशिप, और वो समझते हैं कि ये हमारी मर्जी के खिलाफ CPEC में पाकिस्तान गया है, इस वजह से पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप सर्दमोरी में है। 9वां पॉइंट ये है, वो समझते हैं कि उस रीजन में इंडिया इज द बेटर पार्टनर अगेंस्ट चाइना। वो इंडिया हमें वो डिलीवर कर सकता है वो जो पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर सकता। एक तो 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट इसमें ये है मेरा जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप का, कि अमेरिका इस वक्त अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जिनको इंटरनल इश्यूज इतने हैं, मैक्सिकन बॉर्डर को वो हैंडल नहीं कर पाते, तो वो अफगानिस्तान बॉर्डर की किस तरह सोचेंगे। तो अगर, और मैं यहाँ पे एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करना पसंद करूंगा कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की तब होती है जब इंटरनली अवाम उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, अंदर से सब अच्छे की रिपोर्ट हो, कंट्री मूव कर रहा हो, फॉरवर्ड तरक्की की तरफ चल रहा हो, आपको वास्ट मेजॉरिटी, आपको पॉपुलर वोट हासिल हो, तब आपका कॉन्फिडेंस होता है, फॉरेन पॉलिसी में जाते हैं। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि जो बाइडन साहब वही वाइस प्रेसिडेंट हैं जो ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, और ओबामा पीरियड में अमेरिका फॉरेन पॉलिसी में फेल था, जिसका मुसलसल फायदा उठाया चाइना और रशिया ने, और वो आज भी उठा रहा है और आगे भी उठाएगा। उसकी वजह है, उन्हें पता है कि दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इनकी एक्सपर्टीज ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी की, और ये फॉरेन पॉलिसी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और उसी के बेस पे रशिया सीरिया में उन्होंने नेवल बेस बना ली, चाइना अपने मसल फ्लैक्स कर रहा है उस एरिया में। देखें अभी जो मैं G7 के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो जो G7 कंट्रीज हैं, दे आर इंटरेस्टेड कि रशिया वापस आए, लेकिन रशिया वापस नहीं आ रहा। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं
कि पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसकी मिसाल ये है, जनवरी से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, आप फ़लस्तीन इजराइल का झगड़ा देख लें, जंग देख लें, उसके बाद आप यमन और सऊदी अरेबिया के हालात देख लें, सीरिया में अटैक हो चुके हैं, तालिबान अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वहां पे मुसलसल हालतें जंग में हैं, 26 बेसिस इन्होंने छोड़ी हैं, वो टेक ओवर कर चुके हैं। तो असल में ये दुनिया देख रही है कि दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू रिएक्ट, और वो वाली बात नहीं है। बाइडन इज अ वीक प्रेसिडेंट, ही इज द सेम प्रेसिडेंट हु हैज सर्व्ड अंडर ओबामा पीरियड, और ओबामा के पीरियड में फॉरेन पॉलिसी इनकी तवज्जो नहीं थी। उनकी तवज्जो अमेरिका के अंदर सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस कराना और सोशलिस्ट एजेंडे को इस्टेब्लिश करना था। दुनिया हैज कैलकुलेटेड, रशिया बिलखसूस हैज कैलकुलेटेड इट, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पुतिन साहब का बैकग्राउंड इज ए केजीबी, तो वो उनकी ट्रेनिंग और उनका सारा सिलसिला जिस तरीके से वो रशिया को चलाते हैं वो सारी दुनिया को पता है, और दे हैव कैलकुलेटेड कि दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नो एजेंडा टू फाइट और स्टार्ट अनदर वॉर समवेयर। तो ये मेरा एक कंक्लूजन था उस रीजन के हवाले से, अमेरिका अफगानिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप और उस एरिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब हम वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच साजिद साहब, आपने बहुत अच्छा इसको ब्रीफ किया कि ताल्लुकात क्यों सर्दमोहरी का शिकार हैं और क्या आगे होने जा रहा है। कनाडा के हवाले से बात करूंगी। कनाडा को तमाम मज़ाहिब के लिए बहुत खुशगवार मुल्क समझा जाता था। वहाँ पे जिस तरह बाकी पूरी दुनिया में हो रहा था, ऐसे कोई हालात नहीं थे, ऐसे वाक़यात नहीं होते थे। लेकिन हालिया जो वाक़या हुआ जहाँ पे एक पाकिस्तानी ख़ानदान को जिस तरीके से कुचला गया, उनकी वो जाँ बहक हुए 4 लोग उस फैमिली के, और एक 10 साला बच्चा शदीद ज़ख्मी हुआ। तो इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में जिस तरह पनप रहा है, इसी तरह क्या कनाडा के भी हालात हो रहे हैं? क्या मुस्लिम जो लाइफ है वो कहीं पर भी महफूज नहीं है? क्या मुसलमान, इस्लाम कहीं पर भी उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो महफूज जिंदगी गुजार सके? देखिए, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जो कुछ कनाडा में हुआ, जिस बर्बरियत के साथ एक कैनेडियन फैमिली जो कि पाकिस्तान से आई, दे वर वेरी सक्सेसफुल, वो फिजियोथेरेपिस्ट थे, जो उनके घर वाले थे, जो वाइफ थी वो पीएचडी कर रही थी, बड़ी पीसफुल फैमिली, बड़े प्यारे बच्चे, और जिस बंदे ने मारा उनको रोंद के मारा इस बुरे तरीके से कि उनके चेहरे भी पहचाने नहीं जाते थे। उसकी जितनी मुसम्मत जितनी इस पर की जा सके करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए उनकी मग़फ़िरत की। लेकिन यहाँ पे मैं एक की पॉइंट जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पूरी दुनिया ब्लैक लाइव मैटर के पीछे खड़ी है। एक काला यहां पे मरता है तो 10-10 दिन जो शहर जलाए जाते हैं, लूटे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इस हमारे पाकिस्तानी एक ट्रेजेडी को सीएनएन ने कवर भी नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि ये एक ज्यादती है, एक जुल्म है। यहां पे वाशिंगटन डीसी में भी एक पाकिस्तानी को दिन दिहाड़े 2 काली खवातीन ने रोंद के मारा था। बिल्कुल। तो उसको कार का हादसा कहा जाता था। वाशिंगटन डीसी के मेयर ने उसको कार का हादसा कहा था, कत्ल नहीं कहा था। आज मेरे वो जो लिबरल दोस्त हैं सारे, जो ब्लैक लाइव मैटर के ऊपर मोमबत्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के सारे जो लोग थे, वो किधर गए आज? वो बाहर क्यों नहीं निकलते? वो सीएनएन पे जाके रिपोर्टें क्यों नहीं बातें करते? वो चैनल्स पे बातें क्यों नहीं करते कि हमारे साथ पाकिस्तानी लाइव्स मैटर टू? हमें रोंद के मारा जाता है नीचे। और मैं बता देता हूँ कनाडा में होना क्या है उसका। कनाडा में सबसे पहले तो आज तक किसी ने बात नहीं उठाई, वहां पे डेथ पेनल्टी नहीं है। और ये सोशलिस्ट कंट्रीज में, लिबरल कंट्रीज में क्या होता है मैं बता देता हूं। उसको पकड़ा गया, महीने बाद उसको ज़हनी बीमार करार दे के उसको किसी अच्छे से हॉलीडे इन में भेज दिया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एक काले को जो ड्रग्स पे लगा हुआ है, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको सारी हिस्ट्रियों को इग्नोर करके उनको हीरो बना दिया जाता है, उनको हमारे, और 10-10 दिन यहां पे लूट मार होती है, हर आग लगती है, हर टीवी कवर करता है। और एक पीएचडी के स्टूडेंट है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, सिर्फ उसकी अपीयरेंस की वजह से उसको रौंद के मारा जाता है। वो जो मारने वाला था अपना ट्रक लेके उनके ऊपर चढ़ के ट्रक को आगे पीछे करता रहा है, बर्बरियत वहां पे करता रहा है, और किसी जगह कोई जुलूस नहीं निकला। और अफसोस की बात यह है कि जितना लिबरल मीडिया है उस पर खबर तक नहीं किसी ने दी।
मैं इस पे भी जितना एहतजाज मैं समझता हूं करना चाहिए वो भी कम है कि पाकिस्तानी लाइफ डजंट मैटर, मुसलमान लाइफ डजंट मैटर। यहां पे आप किसी काले के बारे में बात करें, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आपके इजराइल के खिलाफ बात करें तो आपके ऊपर आपको 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 यू आर इन ट्रबल, कहते हैं ये रेसिस्ट है। यहां पे महमूद कुरैशी साहब ने कहा पे हमारे आके बात की थी, CNN उस पर उनके पीछे पड़ गया था कि ये ये रेसिस्ट स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पे जब पाकिस्तानियों को रौंद के नीचे मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है, फलस्तीन में 65 बच्चे मार दिए गए, उनके ऊपर किसी ने जुलूस नहीं निकाला। ये कनेडियन ये देखें हालते, वो तो हालते जंग थी, चले वो तो हालात और थे, हालांकि वो जंग तो नहीं थी, जंग तो दो जो इक्वल जो पार्टीज होती उनके दरमियान जंग होती, वो भी तो जेनोसाइड था। लेकिन ये कनाडा में जो कुछ हुआ है इसके ऊपर कोई किसी मीडिया आउटलेट ने कवर ही नहीं किया इसको। कोई किसी के कहते कान पे कोई रेंग ही नहीं जो गुजरे। कि मुसलमानों के लिए क्या फिर सिर्फ मुस्लिम ममालिक ही रह गए हैं, मतलब वो दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ इस्लामी ममालिक में ही मुसलमानों को रहना चाहिए? यार असल में रहना नहीं चाहिए, असल में मुसलमान इकट्ठे नहीं होते, वीक हैं। और मैं अगले क्वेश्चन में आपको इसी में बताना चाहूंगा, अगले क्वेश्चन में ये बताऊंगा, ये उसी के साथ रिलेटेड है। हम इकट्ठे नहीं होते, हम असल में हमें समझा जाता है बकरियों की तरह डील किया जाता है कि वी डोंट नो आवर राइट्स। हम लोग सिर्फ जो है पिक्चर अपॉर्चुनिटी या छोटे छोटे कामों में बिजी एक दूसरे के साथ, वी आर नॉट यूनाइटेड, वी डोंट गेट टुगेदर। हमारे अंदर लीडरशिप के प्रॉब्लम वही हो रहे हैं जो पाकिस्तान में, वही लोग हम बाहर आके भी वही करते हैं। हमारी मिट्टी तो वही है, हमारे जेनेटिक्स तो वही है, हमारा DNA तो वही है। जाहिर है जब पाकिस्तान से उसको पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग नहीं करते तो बाहर आके भी दूसरी तरह बिहेव करेंगे। और हमारे साथ वही किया जा रहा है जिस तरह के मेरा मकसद है कि कीड़े मकोड़ों की तरह मार के छोड़ दिया जाता है और उस पर उफ भी नहीं की जाती। इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर जगह पे आवाज उठाई जाती है, हर मुल्क जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात कर रहा होता है कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आलमी इदारे हैं वो ऐसे कवानीन क्यों नहीं बनाते हैं कि जिससे तमाम लोगों की जिंदगियां महफूज रह सकें? इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है ना कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। देखें हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, मैं खुद अपने आप को भी इसमें ब्लेम करूंगा कि वी आर फेल्ड इन अमेरिका, मी माई सेल्फ एंड माइंड। हम सिर्फ अपने आप को अपनी दुकानदारी चमकाने में वी आर नॉट यूनाइटेड एज ए कम्युनिटी, वी आर फेल्ड, वी आर नॉट। मैं जिस तरह पहले कहता हूँ, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की, एक काउंसिल मेंबर भी नहीं है पाकिस्तानी वहां पे। इंडियन आपको मिल जाएंगे, इंडियन 6 कांग्रेसमैन है यहाँ पे। हमारे पाकिस्तानियों ने क्या ख्याल है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया, मिलियंस बिलियंस इकट्ठे किए। एक सिंगल अपॉइंटमेंट नहीं है ढंग की पाकिस्तानी किसी की। वर्सेस इंडियन डायस्पोरा देख लें आप कि किस तरीके से वो सक्सेसफुल हैं। इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इंडिया की एम्बेसी की जितनी एक्टिव है, हमारे देख लें जो हालात है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सारे सिफारशी लोगों से भरे हैं। सारे वजीरों जर्नैलों के बच्चे उनके रिश्तेदार आते हैं सिफारिश पे, और वो सर्व करने थोड़ी आते हैं कम्युनिटी को, वो तो सैर करने आते हैं या सेटल होने आते हैं। मेजॉरिटी में ये बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी एम्बेसियों में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो एम्बेसी जाती है वहां के अमला वापस थोड़ी जाता है, वो तो वहीं रह जाते हैं। वहीं उन्होंने ग्रीन कार्ड लेने होते हैं, वहीं उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट लेने होते हैं, वो सर्व करने थोड़ी आते हैं। ये तो ट्रेजिडी है, दैट इज फैक्ट। हमें ये सोचना होगा, हमें देखना होगा आगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी, मैं बल्कि अगला आपका जो क्वेश्चन है उसमें मैं उसी पे बोलना चाहूंगा कि वो हमारे साथ किस तरह ज्यादती हो रही है उसके साथ। साजिद साहब, मैं थोड़ा पाकिस्तान की तरफ आऊंगी कि यहाँ पे जो कुछ पिछले दिनों खबरें आई और जो कुछ वाकयात और हालात हुए, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फिरदौस आशिक अवान का वाकया सबके सामने है कि एक प्रोग्राम में हाथापाई होती है और बहुत फहश लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है। उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जो गुजरा है उनका रवैया ये किस तरफ जा रहा है? हम किस अखलाकियात का और किस इंसाफ का दर्स दे रहे हैं बैठ के? देखिए, उस पर फिरदौस आशिक अवान साहब का ये पहला नहीं है वाकया। उन्होंने उससे पहले भी कई जो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत नहीं है, ये बयानियाँ नहीं है, ये जुगतबाजी है। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आपके कितने चैनल है पाकिस्तान में, शाम के वक्त उन पर क्या होता है। हर चैनल के ऊपर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है सिवाय लोगों को बिठा के एक दूसरे से लड़ाने की।
मैं जावेद बिल्कुल चौधरी साहब के प्रोग्राम के साथ ये मैं बताना चाहूँगा, मैं भी एक दफ़ा विक्टिम हुआ था उनका, उसके बाद मैं दोबारा उनके चैनल पे नहीं गया। उसकी वजह यह है कि चौधरी साहब खुद दो लोगों को लड़ा के तो साथ आप बड़ी अच्छी स्माइल दे रहे होते हैं। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि रेटिंग अपने प्रोग्रामों की रेटिंग की वजह से करते हैं जी। अब उस पे ये होता है कि जिस बंदे की बेइज्जती करानी हो उसका वॉल्यूम स्लो कर दिया जाता है, जिसने करनी हो उसका वॉल्यूम खोल दिया जाता है और वो खुल खुला के फिर उतना चीखता है, वो ड्रामा करता है। ये एंटरटेनमेंट है, ये सर्कस है, ये हमारी क्लास है। आप अंदाजा लगाएं कि दो लोग बदतमीजी का तूफान खड़ा करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं और उनकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। ये सियासत के साथ तो इसका ताल्लुक ही कोई नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को मां बहन की गालियां और एक के थप्पड़ मार रहे हैं। वो कौन सी पॉलिसी मैटर डिस्कस कर रहे हैं? वो मेरा मकसद एक दूसरे की रिश्वत की स्टोरियां और बेइज्जती और ये और वो कपड़े फाड़ रहे होते हैं। ये तो सर्कस है। लोग शाम को एंटरटेनमेंट पहले देखे, मैं जब पाकिस्तान में जवान हो रहा था, अंधेरा उजाला प्रोग्राम चलता था, इस तरह के और प्रोग्राम चलते थे, लोग देखते थे। अब उनकी जगह पे जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम ने जगह ले ली है, उनकी जगह पे दूसरे आ जाते हैं, एंकर आके बैठ जाते हैं। वो एक का वॉल्यूम स्लो करके दूसरा को गालियां निकलवाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। तो ये पाकिस्तान असल में क्योंकि जमहूरियत की एक्सरसाइज नहीं हुई, उस एक्सरसाइज मुसलसल चलेगी तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अब जिस तरीके से मेरा मकसद लोगों को पता है जो पाकिस्तान में इस वक्त इश्यूज हैं, जमहूरियत को इश्यूज हैं, एस्टेब्लिशमेंट को इशू हैं, कई और मसाइल हैं, लोगों की तवज्जो उसके तरफ भी जाएगी, जा रही है। लेकिन ये एक अफसोसनाक वाकया है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। इस तरह होना नहीं चाहिए था। इस तरह की वल्गर ज़बान, सियासतदान ज्यादातर देखे कौन होते हैं, यंग बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर रोल मॉडल इस तरह के होंगे तो फिर बच्चे हमारे सियासत में किस तरह आएंगे? वैसे भी लोगों का सियासत की तरफ, वैसे मैं ये भी एक अलमिया है जमहूरियत का, पाकिस्तान में भी लोगों का सियासत से एतबार उठता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, कराची में जो इलेक्शन हुए थे, आप देख ही रहे हैं कि कितने % वोट डाले थे लोगों ने। लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है जमहूरियत की तरफ, इन्हीं लोगों की वजह से। अच्छा साजिद साहब, क्या कहेंगे कि पीटीआई फिरदौस आशिक अवान साहिबा की ये सारी बातें, ये सारी हरकतें क्यों बर्दाश्त करिए? फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या इतनी इंपॉर्टेंट हैं पीटीआई के लिए कि वो उनकी तमाम तर ऐसी हरकतें जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे? देखिए, वो बर्दाश्त में आप फिरदौस आशिक अवान साहिबा की अकेले की बात नहीं है। अब जुल्फी बुखारी साहब का देख लें, सरवर साहब का देख लें, वो जो रिंग रोड पे डाके पड़े। आप मलक रियाज साहब रिंग रोड पे जो रिलीफ उन्होंने लाहौर के रिंग रोड पे जो उनको मिल रही है, जो इस्लामाबाद में हो रही है। मेरा मकसद है कि या तो मैंने पहले भी कई दफा कहा था, क्या उनका इस्तीफा काफी है? खान साहब का वो फैमिली मेंबर ऑलमोस्ट था, बंदा उनके टेबल पे बैठता था, मैं कहता हूं हर दौरे में खान साहब के साथ होता था। अगर वो करप्शन में उसको भी इन्होंने, खान साहब ने एनआरओ दे दिया अगर, तो फिर पाकिस्तान के लिए दुआ खैर ही हो सकती है, और क्या हो सकता है? मतलब तो खान साहब को चाहिए कि मेरिट पे खान साहब को ये बार बार सोचना चाहिए, अपने टेबल पे रख के इन्हें लिख के रखना चाहिए कि मेरी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, मैंने इंसाफ देना है, मैं लोगों को से मैंडेट इंसाफ का लेकर आया हूं। और उनको चाहिए कि सबसे पहले इंसाफ शुरू करें जुल्फी बुखारी से। और मैं बता रहा हूं कि अगर खान साहब जुल्फी बुखारी पे इंसाफ ना कर सके तो माजी में ये आने वाले मुस्तकबिल में अच्छा नाम नहीं होगा, कौम माफ नहीं करेगी खान साहब को। अच्छा साजिद साहब, सियासत के हवाले से हमने बात की, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात की। हमारे प्रोग्राम की खास बात होती है कि हम थोड़ी हिस्ट्री के हवाले से भी बात करते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो एशिया की पहली ज़रई यूनिवर्सिटी थी जिसमें ज़राअत के हवाले से तहकीक की जाती थी, और पाकिस्तान में ये 4th रैंकिंग में 4th नंबर पर आती है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? एक ज़रई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में ज़राअत की तालीम कितनी अहमियत है, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो है उसका क्या रोल है? इसमें फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बोलने से पहले एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ के हवाले से अभी लेटली पाकिस्तान में एक जो है वो बिल कौमी असम्बली से पास होकर सेनेट में गया। मैंने ये क्वेश्चन करना था आपसे, जो कि मेरे से स्किप हो गया, कि अगर जो बैरून मुमालिक में पाकिस्तानी आबाद हैं उनको वोट का हक दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान के इलेक्शंस पे इसका क्या असर होगा? पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत पे ये क्या इफेक्ट करेगी?
देखिए, इसके इसके फायदे भी हैं और नुकसान है। सबसे पहले डिसीजन ये लिया गया कि इस वक्त पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो 90 लाख उनकी नंबर्स हैं और उनमें 80% जो है वो पीटीआई के वर्ग, पीटीआई सिंपथाइजर है। वो वोट पीटीआई को देंगे क्योंकि पीटीआई को तो फायदा ये है। अब मैं उसके फायदे और नुकसान बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, दो किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानीज, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कहां पे मौजूद हैं? वो दुबई और सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और वो सही लफ्जों में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। जो लोग ब्रिटिश, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं वहां उनको नेशनैलिटीज मिल जाती हैं, वो दूसरी किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हमारी नुमाइंदगी पहले पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा है। वो किस तरह है? आपकी हर कैबिनेट आधी से ज्यादा जो ब्रिटिश और वो अमेरिकन होते हैं। हम वोटिंग लेके क्या करेंगे? लीड करेंगे ना, नुमाइंदे बनेंगे, असेंबलियों में जाएंगे, देखिए आगे मिनिस्टर बने। तो पहले ही जब हमारी आधी की आधी कैबिनेट जो होती है, हमारे जो जुल्फी बुखारी साहब भी ब्रिटिश हैं, उसके बाद जो हमारे गिल साहब हैं वो भी अमेरिकन हैं। तो इस तरह आपके एडवाइजर सारे जो आपकी आधी कैबिनेट में बता रहा हूं वो ब्रिटिश और अमेरिकन होती है। हमारे लिए क्या नुकसानदेह है? हमारे यहां पे इस वक्त न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और हर शहर में और कनाडा में पीपल पार्टी, पीएस पार्टी नहीं, पीपल पार्टी, नून लीग नहीं कहते, नून लीग उसको कहते हैं, और पीटीआई के दो धड़े हैं हर जगह पे और मुसलसल लड़ते हैं आपस में। अब उसका और मजीद नुकसान क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको इसी प्रोग्राम में, इसी सेगमेंट में मैंने मेंशन किया कि न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी है, एक भी काउंसिलमैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जोर पीटीआई पे और उनका जोर नून लीग पर है। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है लोकल सियासत में। इसका फायदा वोट देने का सिर्फ इनको चाहिए था कि इसमें शिक ये रखते कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी सिटीजन है सिर्फ वो वोट देंगे, जो अमेरिकन या ब्रिटिश सिटीजन है वो वोट नहीं देंगे। उसकी वजह यह है उनको चाहिए कि अमेरिका और बरतानिया की सियासत में हिस्सा लें और पाकिस्तान की खिदमत करें। ये एक बैक स्टैपिंग की गई है। इस वजह से इंडियन डायस्पोरा से पहले ही हम 50 साल पीछे हैं, अब 100 साल पीछे हो जाएंगे। वहां के 6 कांग्रेसमैन है, हमारा काउंसिलमैन भी नहीं है यहाँ बैठा हुआ। तो मुझे मेरी समझ से बाहर है हमारे वहां पर मौजूद जो पाकिस्तानी वो क्यों नहीं इंटरनेशनल जो सियासत है, अमेरिका की सियासत है, बरतानिया की सियासत है, कनाडा की, हम क्यों नहीं आगे जाते हैं? हमारी क्या ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हमें यही जुड़कर रहना है? हमें वहां की इस पे मैंने इस पे बहुत रिसर्च की क्योंकि मुझे 35-36 साल हो गए। ये क्वेश्चन मुझसे बड़ी दफा अमेरिकन ने भी पूछा, दूसरे लोगों ने भी पूछा कि क्या वजह है कि आपके लोग एनर्जाइज क्यों नहीं हो रहे। और उस पर मैं पूरा एक सेगमेंट करूंगा किसी भी। मैंने उस पर काफी रिसर्च की है कि व्हाई आर पाकिस्तानी अमेरिकन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लोकल पॉलिटिक्स। इस पर पूरा सेगमेंट करेंगे। लेकिन आज जो मैं बता रहा था कि जो वोटिंग राइट जो दिए गए हैं, इस पे अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, पाकिस्तानी को क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपकी नुमाइंदगी तो पहले भी कैबिनेट में मौजूद है। आपको तो गिल साहब वहां पे आपको लीड कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी साहब आपको पहले ही वहां पे लीड कर रहे हैं। ब्रिटिश अमेरिकन भी हैं और ना ब्रिटिश पाकिस्तानी भी हैं और अमेरिकन पाकिस्तानी भी वहां पे आपको आपके कैबिनेट का हिस्सा है। तो नए सिरे से आपको एमएनए बनने की क्या जरूरत है? और मैं मैं अगले सेगमेंट में आपके साथ पाकिस्तानी बजट को भी डिस्कस करूंगा और मैं यहां पे ये भी बात करूंगा कि ओवरसीज को वोट तो दिया है, ओवरसीज का कोई मिनिस्टर भी तो ऐसा रखो जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वहां उनकी नुमाइंदगी कर सके। हमारे खान साहब ने पहले ओवरसीज पाकिस्तानी का पोर्टफोलियो जुल्फी बुखारी को दे दिया था जो कि ब्रिटिश बॉर्न है। उसको क्या पता है पाकिस्तान में क्या पक रहा है? उसकी प्रॉपर्टियों पे कोई कब्जे हुए हैं पाकिस्तान में, उसको क्या पता है कि एयरपोर्ट पे कितने थप्पड़ पड़े जाते हैं, बाल पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी औरतों के बाल किस तरह खींचे जाते हैं, किस तरीके से हमारे साथ सलूक किया जाता है। कोई उसको ही डजंट नो इट। वो तो ही वाज बोर्न विद, वो कहते हैं ना, वो तो सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे। उनको क्या पता रेड कारपेट के साथ वो तो अपने प्राइवेट जेटों पे ट्रैवल करते हैं। अगले दिन जुल्फी बुखारी साहब जब पाकिस्तान से निकल के दुबई गए तो अपने प्राइवेट जेट पे गए। वो तो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते ओवरसीज पाकिस्तानी को। उन्हें क्या पता पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी से क्या मसाइल हैं? हमें थाने में जाने पे हमारे रेट किस तरह उनके रिश्वत के बढ़ जाते हैं, उनको क्या पता है? वो तो एक नवाब, वो तो एक रॉयल है। वो तो एक, मेरा मकसद है कि ही वाज बोर्न इन रॉयल्टी। पाकिस्तानियों पे सब पे अगर नेकी करनी है, खान साहब वोटिंग राइट तो बिल्कुल ठीक किए हैं, मैं एग्री करता हूं। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तानी सिटीजन है, उनको आपने वोट दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इनको एक ऐसा मिनिस्टर भी दे जो उनके मसाइल भी जानता हो। मैं हमेशा ये कहता था कि ओवरसीज मिनिस्टर होना चाहिए या उसका एक्सपीरियंस
दुबई का या सऊदी अरेबिया का होना चाहिए। उसने वहां पे जाके पहले मजदूरी करके मार खाई हो, उसकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे हुए हो पाकिस्तान में, उसको पुलिस ने थप्पड़ मारे हो, इस तरह का मिनिस्टर चाहिए हमें जो हमारे मसाइल को हल कर सके। आप हमें नवाब इब्ने नवाब किस्म का एक ला के बच्चा दे देते हैं जिसको खुद पता ही नहीं है कि ओवरसीज क्या होता है या पाकिस्तान क्या है, जो उर्दू नहीं जानता, पूरे तरीके से पंजाबी नहीं जानता, आप उसको ओवरसीज का पोर्टफोलियो दे के हमारे ऊपर कहते हैं बड़ा एहसान कर दिया। तो खान साहब इसके लिए देखें, मुझे पता है कि पाकिस्तानी बहुत पैसा भेजते हैं पाकिस्तान, और आपके लिए की आप पाकिस्तान, मैं समझता हूं खड़ा ही इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटर्स पर, लेकिन ये बताएं आपने बजट में कोई रिलीफ दी ओवरसीज पाकिस्तानी को? कोई रिलीफ नहीं दिया बजट इसके लिए। पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी को आपने आज तक, मुझे ये बता दें, किसी स्पीच में आके डिलीवर कर दें कि आपने ओवरसीज पाकिस्तानी को किस तरह अकोमोडेट किया? ना, जीरो, कोई नहीं। अब मैं उस आखिरी पॉइंट पे आना चाह रहा था, वो फैसलाबाद के हवाले से। जी बिल्कुल। इस दफा थोड़ा सेगमेंट ज्यादा हो जाएगा, मैं क्योंकि हमेशा मैं कोई ना कोई हिस्टोरिकल प्रोग्राम जेन में होता है कि लेकर आऊं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था कि उसके हालात आजकल ठीक नहीं चल रहे। एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कि ब्रिटिश दौर में बना था, उसको किस तरीके से जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, और उसकी सिग्निफिकेंस, जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और इस वक्त मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास मेहरबानी हुई है कि पाकिस्तान में फसलें भी बड़ा अच्छा रिजल्ट उनका निकला है, सिवाय कपास के। कपास में भी होना चाहिए, लेकिन उसको शुगर माफिया जो है जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है कपास की फसल को, वो भी मैं किसी वक्त उसके बारे में बोलूँगा। लेकिन ये कि इस वक्त गंदम बड़ी अच्छी हुई, और इसमें चाहिए कि पाकिस्तान अपनी रिसर्च, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको एक एसेट समझ के, एक इंस्टीट्यूशन समझ के उस पर तवज्जो दें और उसको ठीक करें। और मैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि वो कितनी पुरानी है। देखें, 1909 में, 1909 में उसको कॉलेज का दर्जा हासिल हुआ। 1905 में 156 एकड़ के ऊपर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, और वहां पे सबसे पहला जो अमला लाया गया था वो कानपुर से, ट्रेंड अमला कानपुर से ला के उनको वहां पे बुलाया गया ताकि वो सर्व कर सके। उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो पंजाब के, लुइस डेन था उनका नाम, और उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ उसका इल्हाक किया गया। 1944 में पहले पीएचडी दी गई, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा पहले साल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स आए थे। दूसरे साल कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, और उसके बाद तीसरे साल वहाँ पे 38 स्टूडेंट थे। जो पहला बैच वहाँ पे ग्रेजुएट हुआ, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ ली 1912 में, उसमें सिर्फ एक मुसलमान था, बाकी सारे उसमें मेजॉरिटी सिख थे और कुछ हिंदू थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त जब उस वक्त इट वाज कंसिडर अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, वहाँ पे यूनिफॉर्म होता था, नीले रंग की अचकन उसका यूनिफॉर्म का हिस्सा था, सफ़ेद शलवार या पजामा पहनते थे और सफ़ेद पगड़ी पहनते थे, और स्विमिंग मस्ट होती थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हर स्टूडेंट को सिखाई जाती थी, उनके लिए सीखनी मस्ट होती थी। दूसरा, वहाँ पे गन शूटिंग जो है, राइफल चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, वो इट वाज नॉट कंपल्सरी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन पंजाब। वहाँ पे ना सिर्फ पढ़ाई तालीम होती है, बल्कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे रिसर्च भी होती है। तो मैं अगली दफ़ा कोशिश करूँगा लायलपुर को भी कवर करूँ। लायलपुर, जिसको फैसलाबाद कहा जाता है, उसकी भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। बिलखसूस पार्टीशन के वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ से माइग्रेशन से लोग यहाँ से इंडिया गए, और इंडिया से जो लोग ज़्यादातर होशियारपुर या उस एरिया से आए, वो आके फैसलाबाद में सेटल हुए। मैं अगले सेगमेंट तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच साजिद साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत ज़बरदस्त आपने अपना तज्जिया दिया इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी, पाकिस्तान की सियासत पर भी, हिस्ट्री के हवाले से भी। और आपकी बातों से जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग तो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बसते हैं, स्पेशली जो हमारी सियासी जमातें हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, जो मुल्क से बाहर बैठ के साजिशों का हिस्सा बने रहते हैं, उनको ख़ास तौर पे पाकिस्तान से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तान को डिलीवर करें, पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो यकीनन जब आप डिलीवर करेंगे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।